Hello students, welcome back. Today we will learn how microorganisms are harmful. In my previous video I have explained how they are useful for us. It means they are friend. Now we will discuss how they are harmful. It means how they are foe. So most of the microorganisms cause diseases. ज्यादातर जो microorganisms होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है. एंड द माइक्रोब्स विच कॉजेज डिसीज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड पैथोजेंस. उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है. मोस्टली दे स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं? जो पर्सन टू पर्सन फिजिकल कॉन्टेक्ट, एयर, वाटर, इसके थ्रू लोगों में फैलती है, ठीक है. कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीजेस के, जो कि एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट या किसी भी ऐसे एनिमल जिसको कि ये डिसीज है वो ये फैला सकता है, ठीक है. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई गई है इन पैथोजेंस की जिसके थ्रू ये डिसीजेस फैलती हैं. फर्स्ट इज वायरस. तो वायरस के थ्रू पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, रेबीज और डेंगू ये बीमारियां फैलती हैं. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, प्लेग, फूड पॉइजनिंग एंड डिप्थीरिया. इट इज अ थ्रोट इन्फेक्शन. इसमें जो है गले में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. ये डिप्थीरिया है. फूड पॉइजनिंग आपको पता है कि किसी भी रखे हुए खाने को खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कभी कभी फीवर भी आ जाता है या फिर वॉमिटिंग होती है, ठीक है. प्लेग ये रैट्स के थ्रू फैलता है, चूहों से. टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा ये सभी एग्जांपल हैं बैक्टीरिया के. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियां फैलती हैं. एंड द लास्ट वन इज फंजाई, जिससे मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी स्किन डिसीजेस होते हैं, रिंगवॉर्म. ओके, अब हम ये मालूम करेंगे कि कैसे ये बीमारियां कम्युनिकेबल हो पाती हैं या फिर डायरेक्टली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं या फिर ये किसी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकते, उन्हें किसी ऐसे एजेंट की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो स्प्रेड हो सके. एंड द एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, ये जो है छोटे इंसेक्ट हैं जिसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है. सो इंसेक्ट्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, or we can also say that pathogens, are called vectors. अब इन वेक्टर्स में सबसे कॉमन है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई स्प्रेड कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड अनकवर्ड फूड. तो जैसा कि आपको पता है कि हाउस फ्लाई गंदी चीजों पर भी बैठती है, जैसे कि फीसेस ऑफ एनिमल, काउ डंग केक, ओके, एंड एनिमल एक्सक्रीटा, मड, इन सारी गंदी जगहों पर वो बैठती है और वहीं से उड़कर वो हमारे घर पर भी आ जाती है, जिससे घर में रखे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने की जो भी चीजें हैं, अनकवर्ड वाटर है, उन सब जगह पर वो आकर बैठती है और मोस्टली इन बैक्टीरिया और वायरसेस को उन फूड आइटम्स में ट्रांसफर कर देती है. जब हम इन फूड आइटम्स को खाते हैं तो फिर हमें ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है. तो सबसे कॉमन वेक्टर है हाउस फ्लाई. हमें क्या करना है कि हमें कोई भी अनकवर्ड फूड आइटम नहीं खाना होता है. कोई भी खाने की चीजें हमें उसे कवर करके रखनी है या रेफ्रिजरेटर में रखनी है, ठीक है. अनकवर्ड फूड आइटम नहीं खाना. बाजार में जो अनकवर्ड फूड आइटम होता है या फिर कंटेमिनेटेड फूड होता है वो हमें नहीं खाना होता है. कंटेमिनेटेड वर्ड यूज किया जाता है इम्प्योर चीजों के लिए, ठीक है. अगर आपने काफी दिनों पुराना रखा हुआ वाटर पिया है या अनकवर्ड वाटर है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर कहा जाएगा, ठीक है. तो इन चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए, ठीक है. और अपने फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए. सेकंड इज मॉस्किटो.
मॉस्किटो की टेंडेंसी आपको पता है कि वो मोस्टली हमारे ब्लड को सक करते हैं, और जब वो ब्लड को सक कर रहे होते हैं उसी दरमियान उनके माउथ पार्ट्स में मौजूद प्लाज्मोडियम, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया प्लाज्मोडियम का, या फिर कोई और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई और पैथोजन भी हो सकता है, वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है और उसके बाद वो डिसीज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है फीमेल एनोफिलीज का। ये जो एनोफिलीज है ये मॉस्किटो का नाम है, और ये फीमेल मॉस्किटो का नाम है। इसके थ्रू डिसीज फैलती है मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज कॉजेज मलेरिया। तो क्या होता है कि जब ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है उस दरमियान ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, और उसके बाद उस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉडी में दर्द भी होता है। ये कंडीशन कौन सी होती है? मलेरिया की। ऐसे ही एडीज एक मॉस्किटो है जिसके थ्रू डेंगू फीवर आता है। ठीक है, तो दीज आर द वेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस। So students, to prevent these microbial diseases, we have to follow some points. Number first is wash vegetables and fruits before consuming them. सब्जियों को या फलों को खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए, जिससे कि उन पर मिट्टी और मिट्टी के साथ मौजूद और भी पैथोजेंस क्लियरली रिमूव हो जाएं और उससे कोई डिसीज ना फैल पाए। ठीक है, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर before consuming when you think that you are in an infectious zone or you are near to an infection. जब भी आपको लगे कि आप इन्फेक्शन के कगार पर हैं तो फिर जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको बॉईल कर लिया जाए, जिससे कि वाटर में मौजूद माइक्रोब्स पहले से ही डेड हो जाए। ठीक है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है पैथोजन की वजह से अगर कोई डिसीज हो गई है तो उस पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है। आजकल आप एक वर्ड सुन रहे होंगे क्वारंटीन, जिसमें पर्सन को टोटली सेपरेट करके रख दिया जाता है और जो बिलोंगिंग्स होते हैं, यानी कि उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग से मतलब उसके यूज करने वाली खाने वाली चीजें, ठीक है, उन सबको बाकी के लोगों के कांटेक्ट से दूर रखा जाता है। ठीक है, इससे ये रहता है कि जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है बाकी के लोगों को वो कम हो जाता है। ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। बीमारी के दरमियान पर्सन की जो सराउंडिंग है, उस इंसान के आसपास का जो माहौल है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुइटेबल एज। मैंने आपको बताया था कि बच्चों को एक सुइटेबल एज तक वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि उनकी बॉडी इम्यून हो जाए और लाइफ लॉन्ग वो उन बीमारियों से दूर रहे। तो ये वैक्सीनेशन एक प्रॉपर टाइम लिमिट में हो जानी चाहिए। ठीक है, डू नॉट ईट स्टेल फूड। रखा हुआ या सड़ा हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पर्सन की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करके। ठीक है, और कॉइल्स का यूज करके। ठीक है, जो मच्छरदानी होती है उसका इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। ठीक है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग। अपने आसपास की जगह पर या घर की छतों पर कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मोस्टली बारिश का पानी जो है वो इन जगहों पर कलेक्ट हो जाता है और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं, जिससे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कॉलेरा, जॉन्डिस इस तरह की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इसलिए अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। पुट फाइन वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज। जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पर जाली लगवा देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो वेक्टर्स हैं, इट मींस मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, वो एंटर नहीं होंगे और बीमारियां नहीं फैलेंगे। डिसीज इन ह्यूमन के बाद डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
केवल ह्यूमन बीइंग में ही नहीं बल्कि एनिमल और प्लांट में भी डिसीज फैलाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो कॉमन डिसीज है कैटल में, यानी कि जो मिल्च एनिमल हैं, मिल्क प्रोवाइड करने वाले एनिमल जिन्हें हम कैटल बोलते हैं, उनमें एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, फुट एंड माउथ डिसीज, ये कॉमन बीमारियां हैं। फुट एंड माउथ डिसीज है, इनके पैर और मुंह जो है वो सड़ने लगता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और इस डिजीज को बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। इनमें ट्यूबरकुलोसिस भी होती है जो कि एक लंग का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, काउपॉक्स, ये कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पोल्ट्री फार्म में रहने वाले एनिमल्स में फैलती है, जैसे कि फाउल पॉक्स, फाउल कॉलेरा, डायरिया, ये डिसीजेज हैं पोल्ट्री एनिमल्स में जो फैलती हैं। ठीक है, अब इन डिसीजेज से नुकसान क्या होता है कि जो कैटल हैं उनमें मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो दूध कम देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इन प्लांट्स, प्लांट्स में फैलने वाली बीमारियां ज्यादातर व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, एप्पल, ऑरेंजेस, कॉटन, जूट, इन प्लांट्स में फैलती हैं और इनकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, व्हीट और मस्टर्ड में मोस्टली रस्ट बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं घुन लग जाना, और उससे गेहूं, सरसों खराब हो जाती है। येलो वेन मोज़ेक, आपने देखा होगा कि जो लेडी फिंगर है यानी कि भिंडी, वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जब वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन में आ जाती है यानी कि खराब होने लगती है तब उसका कलर येलोइश होने लगता है और उसे बोलते हैं येलो मोज़ेक वेन। ठीक है, रेड रॉट इन शुगरकेन, शुगरकेन का कलर आपको पता है कि वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो खराब होने लगता है तो उसका पर्टिकुलर पोर्शन रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को डिसीज से बचाए रखने के लिए उन पर केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं जिससे कि उनका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? एनी फूड आइटम विच इज कंटेमिनेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग एंड इट मेक्स द फूड आइटम स्टेल। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड आइटम पर सरवाइव करते हैं तब वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो फूड आइटम भी टॉक्सिक हो जाता है, और अगर कोई पर्सन ऐसे फूड आइटम को खा लेता है तो क्या होता है इसमें सेवियर इलनेस, यानी कि उससे बुखार आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, हेडेक, सर में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जिसे कि हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि कोई भी फूड आइटम जिसे कि काफी लंबे टाइम तक हमने रखा हुआ है उसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप फूड को कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आपको उस फूड आइटम को इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से बचाना होगा। ठीक है, द प्रोसीजर बाय विच द फूड आइटम इज प्रिवेंटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन एंड इट कैन बी डन बाय द 3 मेथड्स। नंबर फर्स्ट इज ड्राई कंडीशन। जो फूड आइटम है उसे ड्राई कर लिया जाए, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं और अपने सर्वाइवल को बढ़ाते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, जिससे वो चीज जल्दी खराब हो जाती है। दूसरा मेथड है बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। आप एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस चीज को कुछ टाइम तक चला सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेशन करके आप उस चीज को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे जहां पर कि टेम्परेचर कम होता है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस सर्वाइव नहीं करते हैं, तो वो फूड आइटम एक पर्टिकुलर टाइम तक बचा रहता है जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। तीसरा मेथड है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ाकर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि पाश्चराइजेशन हमने आपको बताया था, जिसमें मिल्क को 15 to 30 सेकेंड्स तक 65 to 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है
यानी चिल्ड करके उसे पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। अब 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे बॉईल करने का जो रीजन है वो ये है कि उतने टेम्परेचर पर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो फूड आइटम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जिसमें कि ड्राई कंडीशन है यानी मॉइस्चर रिमूव करके, दूसरा टेम्परेचर लो करके टेम्परेचर को काफी ज्यादा कम कर दें, या टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें जिस पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इन तरीकों से हम फूड को एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हम इनका यूज कर सकें। फर्स्ट इज केमिकल मेथड। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिट्रिक एसिड। ये केमिकल्स उस फूड आइटम में मिक्स कर दिए जाते हैं जिससे कि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो पाए। ठीक है, फ्रूट जूसेस, स्क्वैशेस, जैम, जेलीज, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का यूज बहुत टाइम पहले से ही हो रहा है जब मीट और फिश को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, आज के टाइम में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन ये मेथड काफी ज्यादा पुराना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सॉल्ट को उस फूड आइटम जैसे कि फिश और मीट है उस पर कवरिंग कर दी जाती है सॉल्ट की, और उससे ये रहता है कि ये इसमें मौजूद मॉइस्चर को बाहर निकाल देता है, यानी वाटर को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिससे वो फूड आइटम कुछ टाइम तक सड़ने से बच जाता है। ठीक है, बाय शुगर। शुगर का भी सेम यही काम है कि वो मॉइस्चर रिड्यूस कर देती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो नहीं हो पाते हैं। जैम, जेलीज, स्क्वैशेस को प्रोटेक्ट इसी मेथड से किया जाता है। फोर्थ इज ऑयल एंड विनेगर। ये भी काफी पुराना मेथड है। मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं पिकल्स में, अचार डालने में, जिसमें कि हम वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑयल और विनेगर का काम है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। और आपको पता है कि हम पिकल्स को तो सालों तक, कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, पाश्चराइजेशन। ये साइंटिस्ट लुइस पाश्चर ने इसको 1862 में बताया था, जिसमें कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है। ठीक है, 15 से 30 सेकंड तक। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कम करके 10 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इसके बाद इस मिल्क को पैकेट्स में पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर बॉईल करने का रीजन ये है ताकि जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो कि मिल्क को स्पॉइल कर सकते हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, कूलिंग एंड फ्रीजिंग। हम अपनी डेली लाइफ में वेजिटेबल्स को, फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिससे कि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने कम टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं करते और हमारा फूड आइटम बचा रहता है। ठीक है, बाय हीटिंग। मिल्क को हम बॉईल करते हैं और उसी वजह से हम उसको एक टाइम पीरियड तक यूज कर पाते हैं। तो जब हम उसे गैस पर काफी तेज फ्लेम पर जब हम उसे हीट करते हैं तो उस दरमियान उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम मिल्क को यूज कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर एंड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग द वाटर। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन को हार्वेस्ट किया जाता है, कटिंग की जाती है क्रॉप्स की, तो उनकी तरफ मॉइस्चर मौजूद होता है। ठीक है, व्हीट, राइस, पल्सेस, इन सब को पहले डिहाइड्रेट किया जाता है, उन्हें धूप में सुखाया जाता है जिससे कि उसके अंदर मौजूद सारा ही मॉइस्चर बाहर आ जाए। क्योंकि अगर मॉइस्चर उनके अंदर रहेगा तो बहुत जल्दी माइक्रोब्स उसमें सरवाइव करना शुरू कर देंगे, अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और वो स्टोरेज के टाइम पर क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा और हम पूरे साल उस क्रॉप प्रोड्यूस को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्हीट, राइस, पल्सेस, इनको सुखाया जाता है। वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, स्पिनच, मेथी एक्सेट्रा,
इन सब को ड्राई करके ही मार्केट में भेजा जाता है। अगर इन्हें ड्राई नहीं किया जाएगा तो फिर ये जल्दी ही स्पॉइल हो जाएंगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो यू हैव लर्नड इन क्लास 6 and 7th that nitrogen is fixed in the leguminous plants like peas and beans by a bacteria called Rhizobium bacteria, which is present in the root nodules in these plants and fixes nitrogen. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहता है। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स गैसियस फॉर्म में उस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स in the form of amino acids, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाते। दे कैन यूटिलाइज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड दीज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड बाय सम सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद प्लांट्स सॉइल से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका वो यूटिलाइजेशन करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से फूड के प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्म में वो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसके बाद प्लांट्स पर डिपेंडेंट जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, जब वो इन प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो वो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। When these animals or human beings died, certain bacteria present in the soil again convert these nitrogenous waste into the nitrogen and provide to the soil। तो सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया उस डेड बॉडी से नाइट्रोजन को सेपरेट करके वापस सॉइल को दे देते हैं और सॉइल के थ्रू वो फिर से प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन कंटिन्यूअसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती रहती है। इसकी वजह से उसका जो कंपोजिशन है 78% वो बरकरार रहता है और नाइट्रोजन साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है।